ले रही हूँ। आज के इस मीटिंग में मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता आली जनाब इशाक मंसूरी साहब, हमारे दक्षिण नागपुर के अध्यक्ष आली जनाब शोएब खान साहब, हमारे प्रभाग के अध्यक्ष आली जनाब कलीम मीर कासिम साहब, हमारे फहीम मास्टर साहब, अफजल भाई, गुलाम नबी साहब, सलीम सर, नूरू भाई, हनीफ भाई, हमारे अमीन ताजी, निसार ताजी साहब, शकील भाई, अफजल भाई, अमजद भाई, शेर मोहम्मद साहब, हमारे नातखा बहुत शानदार, जिन्होंने बहुत शानदार पिछली बार पढ़ा, मेरे दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रभाग अध्यक्ष कलीम मीर कासिम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ उनके साथ में रहे हमारे फहीम सर, सलीम सर, इकबाल भाई, जिन्होंने पिछले बार कोई न रहते हुए अपने मंगल की मीटिंग बहुत कामयाब करी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 आधे सेकंड की ताली बिल्कुल जोर से बजना चाहिए, ऐसा ढीले ढीले नहीं बजना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, यानी जिस तरह मीटिंग ली गई और सब लोग बैठे थे, कोई नहीं था, फिर भी मीटिंग हुई। ये इस बात का कल सबूत है कि जो पौधा हमने लगाया था वो अब धीरे धीरे परवान चढ़ गया है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द उसको फल लगने वाले है और वो हम ही खाने वाले। इन जो लोगों ने मीटिंग की उसके लिए शेर अर्ज है कि खुद को मनवाने का हुनर हमें आता है, खुद को मनवाने का हुनर हमें आता है। हम वो कतरा है कि समंदर हमारे घर आता है। वो काम किया इन्होंने, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी डेवलपमेंट की बात चल रही है, एक बात और बता रहा हूं कि ये बड़ा काम हमें करना है। कलेक्टर के पास अभी 2 दिन पहले पीर के दिन 316 करोड़ रुपए आए। कितने? और नागपुर को डेवलपमेंट के लिए। कमिश्नर के पास नहीं आए, क्योंकि हमने कमिश्नर की भी बुराई कर डाली किसी न किसी के पास कि भैया ये बराबर काम नहीं कर रहा। अरे सब तरफ सीमेंट रोड बन रही थी, ताजबाग में एक नहीं है। इतना बड़ा करते हमारा पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल होने के बाद भी तुम डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो हमने उसकी भी शिकायत कहीं ना कहीं की है। तो इस बार 318 करोड़ किसके पास आए? कलेक्टर के पास आए और उसको बोला गया कि जहां जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ वहां पर तू डेवलपमेंट कर। तो अब एक डेपुटेशन अपने को किसको लेने जाना है? कलेक्टर को, कि भैया ताजाबाद में तुम कम से कम फंड खर्चा करो। ये बहुत जरूरी बात है। अभी पिछले हफ्ते हम जो नहीं थे तो हम गए थे गोवा में, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कहते हर साल 7 अगस्त को मंडल आयोग को लेकर प्रोग्राम होता है। तो इस बार वो कहा हुआ था, गोवा में हुआ था। और गोवा जब हम गए तो बाय रोड गए, पहले हम नांदेड़ गए, वहां पर कहते सैयद मोइन साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो एक दिन पहले परभनी के बहुत बड़े प्रोग्राम में गए थे, उस वजह से लेट उठे थे। फिर वहां पे गुरुद्वारा देखे हमने, बहुत शानदार गुरुद्वारा है, बहुत पुराना गुरुद्वारा। देखकर ऐसा लगा कि साफ सफाई और अच्छाई किस तरह हो सकती है। वो जो वहां पर देखा तो सवाल ये उठा कि हमारे ताजाबाद में भी उसी टाइप का दरबार है, लेकिन वहां पर ऐसी क्यों नहीं है। उसका एक फर्क देखा मैंने कि वहां पर जो लोग हैं, जो वहां पे ज़ायरीन जा रहे थे या जो भक्त लोग थे, वो गार्ड के ऊपर या कर्मचारी पे डिपेंड नहीं थे। जहां उनको कचरा दिख रहा था, जो कहते ज़ायरीन थे वो खुद ही अपने हाथ से खिदमत कर रहे थे। जहां पानी गिर रहा था खुद ही औरतें अपने पानी आया था अपने कहते जो ये थी ओढ़नी, उससे पोस्ट ले रही थी। यानी वो खुद ही अपनी चीज वहां कर रहे थे और अपनी डेवलपमेंट करते हैं। ये इससे खिदमत कर रहे थे कि यहाँ पे हम खिदमत करने से हमारे को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। यानी खुद ज़ायरीन ही वहां पर खिदमत कर रहे थे। यानी किसी वहां ऐसा नहीं कि गार्ड नहीं थे, गार्ड भी बहुत थे, कर्मचारी भी होते, लेकिन उसको मौका देने के बजाय हम ही खिदमत क्यों ना करें। ये जो खिदमत की भावना थी उसके वजह से वो परिसर क्या था, साफ था। हमारे यहाँ तो भाई दूसरे की तरफ उंगली दिखाने के सिवा दूसरा काम हम नहीं करते। उसके बाद हम वहां गए, कोल्हापुर गए,
शाहू छत्रपति शाहू महाराज का महल वगैरह घूमा, वहां का मशहूर तांबड़ा रस्सा और कौन सा रस्सा खाए हो? पांडरा रस्सा। तांबड़ा रस्सा और पांडरा रस्सा खाए। तांबड़ा रस्सा अपने सालन तरीका होता है, जैसा कि सब रहता गोश्त का उबाला हुआ पानी, गोश्त का उबालते पानी, तो उसके अंदर मसाले डाल के जो कलर आता है अपने तरकारी का, उसको बोलते तांबड़ा रस्सा। और पांडरा रस्सा उसके अंदर काजू इलायची वैसा डाल के उसको एक वो मारते, क्या बोलते उसको, गोश्त का जो पानी रहता है उसको झाँक देते हैं, उसका सबका तो वो बोलते पांडरा रस्सा। जितना चाहे उतना पी सकते, लेकिन बड़ा अच्छा था। तो तांबड़ा रस्सा गए, तांबड़ा रस्सा पांडरा रस्सा गए कोल्हापुर में। उसके बाद हम अंबोली घाट होते हुए गए। अंबोली घाट का जो इलाका था ये सावंतवाड़ी के पहले आता कोकण में, इतना शानदार कलते जगह थी कि बहुत बड़ा झरना ऊपर से गिर रहा था और 8 से 10 किलोमीटर तक पूरा ऐसा दुखा ही दुखा था, यानी सामने नजर, लेकिन बड़ा अच्छा मौसम था। और छोटे बारिश आने की वजह से 17-18 छोटे छोटे झरने थे, यानी एक झरना नसीब नहीं होता वहां कितने देखने को मिले, 17-18 झरने मिले। उसके बाद गोवा गए। गोवा ठीक है, समुद्र वगैरह तो अपने लायक नहीं था, लेकिन गोवा भी हमने घूमे। एक दिन का चलते हमारे दोस्त थे मतीन भाई, उनके दोस्त थे एक निमजे साहब, उन्होंने एक हमारा बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस में इंतजाम कर दिए थे। एक दिन ड्राइवर भी दिए थे, वो ड्राइवर ने पूरा घुमा दिया, एक ही दिन में पूरा गोवा घुमा दिया। उसके बाद हम दूसरे दिन गए ओबीसी के सम्मेलन में, जो विश्व कहते वहां का जो यूनिवर्सिटी का हॉल था उसके अंदर था। और आपको बता रहा इतना शानदार सम्मेलन था, पूरे 22 स्टेट के लोग आए थे। कितने? 22 स्टेट के, और सब पीले ड्रेस में, पीला टोपी लेके। और वहां पर आपको बता रहा कि गोवा का मुख्यमंत्री भी आया था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी आया, 7 से 8 खासदार थे और 15 से 20 आमदार थे। कारपोरेटर को तो कोई वहां पर पूछ ही नहीं रहा था। और इतने बड़े मजमे, और वो ओबीसी जो है, वो ओबीसी लोग हैं हिंदुस्तान में 142-45 करोड़ में से 100 करोड़ कौन है? ओबीसी लोग, यानी वो ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और उसमें वो 100 करोड़ में 14 करोड़ कौन है? मुसलमान है। लेकिन वो जितने भी लोग वहां पर आए थे हजारों की तादाद में, उसमें मुसलमान हम 5 ही थे। कितने मुसलमान थे? 5। तो हमारे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुसलमान 14 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा? हम 5 लोग कर रहे हैं। बम स्टेज पे जाके बैठो, हमारे कोई कमी, जहां जा रहे वहां भैया आइए, ऐसा वाला काम था। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन एक बात देखने में आई कि वहां पर जाना, यहाँ से जाना आना रहना, सारा के सारा कोई संस्था नहीं कर रही थी। सारा के सारा लोग अपना खर्चे से, यानी जाने आने का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सारा के सारा लोग अपने से कर रहे थे। और ये हर साल करते। ये 10वां सम्मेलन था। अगला सम्मेलन 11वां सम्मेलन कहां हो रहा? बेंगलोर में हो रहा। उन्होंने इसी साल लिख लिया अगला सम्मेलन कहां हो रहा? बेंगलोर में 7 अगस्त को हो रहा। और वो सिर्फ वहां पर एक टाइम का खाना मिलता है, बाकी रहना रहने का खाना पूरा किसके ऊपर करना पड़ता है? अपने को खुद को करने का। और उनकी वो कुर्बानी का ये असर हो रहा है कि आज ओबीसी को 2016 से शुरुआत हुई, वहां पे क्या क्या नहीं मिला है जी। आज पूरे महाराष्ट्र भर में उनके लिए हॉस्टल बन गई, नौकरी में उनको आरक्षण मिल गया, एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप मिल गई, बिजनेस लोन उनको मिल रहा, एजुकेशन लोन उनको मिल रहा। उसके बाद JEEE नीट, जिसके लिए हम 1.5-2 लाख खर्चा करते, उसका फ्री में उनको, फ्री ऑफ कास्ट, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कहते जो ट्यूशन लेने वाले रहते, उनके जरिए उनको ऑनलाइन क्या दे रहे? ट्रेनिंग दे रहे, फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद 50 पायलट की पूरी ट्रेनिंग दे रहे। एक पायलट की ट्रेनिंग में कितना खर्चा आता है? कम से कम 27 लाख। तो कितने पायलट? 50 पायलट। 100 से ज्यादा लोगों को विदेश में फ्री ऑफ में जाकर पढ़ाने भेज रहे। और यूपीएससी, एमपीएससी, पोस्ट, पुलिस और बैंक, इसके सबकी जितनी भी ट्रेनिंग होती है, यानी एग्जाम के पहले की ट्रेनिंग, सारी की सारी फ्री हो रही। यानी आप समझिए ऐसे कम से कम उनने 10 साल में 59 GR पास करे गवर्नमेंट की तरफ से। किससे? गवर्नमेंट की तरफ से कितने? 59 GR। वो लोग अपने खुद के खर्चे से खुद से मेहनत कर रहे, कुर्बानियां दे रहे, तो उनके लिए उतना सारा मंजूर हो रहा है। और हम आज बड़े के गोश्त के लिए परेशान है कि नहीं? भाई हिंदुस्तान में अभी कसाईयों ने क्या कर दिया? बड़े का गोश्त काटना बंद कर दिया।
किसी को खाने को नहीं मिल रहा, सवेरे सवेरे चलते सबकी। तो एक खाने की चीज भी हम जो हमारे को जायज है, जो हलाल है, उसको भी मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। जो 70 साल तक अभी तक राजी थी, यानी 70 साल तक जो अभी तक गवर्नमेंट ने जायज करार दी थी, उनकी नजर में सही था, अभी क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया, और हम उसको भी मंजूर नहीं कर पा रहे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कहते कसाई अगर काटता है तो खाने वाले तो हमें ना, और सब खाते बड़े का गोश्त, एससी खाता, एसटी खाता, ओबीसी खाता, माइनॉरिटी के भी सब खाते। सिर्फ जैन को समझ जाए तो मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी सब बड़े का गोश्त खाते। लेकिन सारी लड़ाई हमने किसके भरोसे छोड़ दी है, कसाईयों के भरोसे। यानी लड़ाई जो है वो किसकी बना दी हमने, कसाईयों की। हमारी लड़ाई नहीं है, खाने को हम साथ में, लेकिन काम करने को तुम्हारे साथ, लड़ने को तुम्हारे साथ नहीं है। ये कितनी गलत बात है। आपको बताता हूं मैं, आज मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी पूरे इंग्लैंड की, कब थी मालूम है आपको, 96-97 का जमाने की बात। मार्गरेट थैचर, उसने उस वक्त ब्रेड के ऊपर, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की महारानी कहते प्रधानमंत्री थी, इंग्लैंड में उस वक्त अभी भी वहां रोटी नहीं पकती, ब्रेड खाया जाता है। रोटी के जरिए क्या खाया जाता, ब्रेड। रोटी नहीं पकती अपने से, तंदूरी रोटी, तलो वाला, सिर्फ ब्रेड खाते। उसने 1997 में 5 पैसे बढ़ाई थी ब्रेड के पैकेट पे, ब्रेड पर नहीं, ब्रेड के पैकेट पे कितने बढ़ाई थी, 5%। उसके मोबाइल नहीं था, ये सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी वहां के लोगों ने तय किया कि ये दिन इतने बजे सारे के सारे लोग जहां खड़ेंगे वहां पर अपने गाड़ा रोक के क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। आपको बता रहा, बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर पूरे इंग्लैंड में एक ही टाइम पे पूरे लोग खड़े हो गए। इवन मार्गरेट थैचर का जो ड्राइवर था उसने भी गाड़ी खड़ी कर दिया और भाग गया, कोई भी नहीं, अधिकारी भी खड़े हो गए। उसका यह असर पड़ा कि उसी दिन शाम को उसको डिसीजन लगा के पड़ा कि ब्रेड के रेट नहीं बढ़ेंगे। और आज 2025 है, 28 साल हो गए, अभी भी ब्रेड के रेट वही है। ये आंदोलन है, नहीं तो क्या है, बेकरी वालों ने करना था। आंदोलन किसने करना था, बेकरी वालों ने करना था, लेकिन वहां पे लोगों ने साथ दिया। आज कसाई लड़ रहा है, कसाई बेचारा को हमने किसकी बना दी, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ये कोई गलत लड़ाई नहीं है उनकी। क्या बोल रहे हो, वो गाय काटने की बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे कि जो जानवर, भैंस का जो है, भैंस जिसके ऊपर कहते हैं आज हिंदुस्तान में स्लॉटर हाउस में हम विदेशों में बेचने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं स्लॉटर हाउस में कटने वाली भैंस, वो काटने की हमारे को क्या दिया जाए, इजाजत दी जाए। तुम तो भाई एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर में भैंस काट के बेच रहे हो ना, तो हमारे को इजाजत दो। और दूसरी बात, इसके लिए अगर क्या अभी क्या हो रहा है, उनके ऊपर मौका लगा दिया गया। मौका का मतलब होता है कि 2 साल कोई जमानत नहीं, जमानत ही नहीं, तो वो मौका रद्द किया जाए। और साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी कोई पकड़ता है तो कौन पकड़े, गवर्नमेंट का अधिकारी पकड़े। ये गुंडे मवाली गोरक्षक के नाम से किसी को भी कहीं भी पकड़ लेते हैं और उसको कहते मारते, तोड़ते, मॉब लिंचिंग करते, ये कहां का सही है? कानून में हाथ में लेने का किसी को अधिकार है क्या? ये कोई गलत लड़ाई तो है नहीं। तो वो लड़ाई में हमारे को साथ देना चाहिए। वो कसाईयों की लड़ाई नहीं, हम सब की है, किसानों की लड़ाई। मैं किसान घर से आता हूं, मैं बता रहा, हमारी इतनी हालत खराब हुई कि जब हमारे यहाँ का भैंस नाकारा हो जाते ना, तो उसको 200 रुपए रोज का पालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम जा रहे थे तो रास्ते पे कई ऐसे जानवर खड़े थे, वो जानवरों को मार के निकल जा रहा, लेकिन उनको पालने वाला कोई नहीं। ये हाल हो गया, वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। हमारा यह हाल है कि हम साथ ही नहीं देते। अभी भारत सरकार का रूल्स हुआ, बहुत शानदार रूल्स हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत मेहनत की। हमारे कहते डेपुटेशन की वजह से साफ सफाई पुलिस डिपार्टमेंट हर हमेशा हमारे को कॉल करता था। सबसे ज्यादा अगर कुछ बनी भारत सरकार में तो न्याज बनी। क्या बनी? बम खाए। 3 करोड़ का मिला था और 5 करोड़ की क्या बनी? न्याज बनी। बनना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना सवाब है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा न्याज करने वाले को यह कहना है कि आप जब न्याज कर रहे हो या खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, हमने भी खाए, मैंने खुद खाया, हम जब खा रहे हो तो खाने की बर्बादी नहीं होनी चाहिए।
मैंने देखा हूं जब हम झाड़ू मारते थे, झूठन जो अच्छी चीजें झूठन के ऐसे बोरे की बोरे फेंके गए। इस्लाम में खाने का जितना सवाब है, अनाज की बर्बादी पर उतना क्या है, अजाब है। अगर हम खाना खिला के सवाब कमा रहे और इधर अनाज बर्बाद करके क्या करा रहे, अजाब कमा रहे, तो हमारे हाथ में क्या आया, प्लस माइनस बराबर हो गया। तो वो बात के ऊपर अपने ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम जहां पर हमारे को खिलाने की बात करता है, वहां पर अनाज के बर्बादी के ऊपर भी मना करता है। ये तो तबर्रुक है। आला हजरत जब एक बार दरगाह में गए और दरगाह से आते आते उनके हाथ से एक तबर्रुक का तिनका गिर गया जमीन पर। हाथ से क्या गिर गया, तिनका गिर गया, छोटा सा जमीन पर तबर्रुक का। तो आला दूसरे उठा के बोले उनको। आला हजरत झुके और अपनी आंखों के पलकों से उस तिनके को उठाया। और हम क्या कर रहे हैं, तबर्रुक को कहां पे आया गए, नालियों में। क्या बाबा सरकार खुश होंगे? न्याज करिए, बहुत अच्छी बात है, न्याज खिलाइए और आप खाइए भी, लेकिन आप जो प्लेट के अंदर का जो अनाज छोड़कर चले जाते हो, कचरा करते वहीं छोड़ जाते हो। हमारा सुन्नत क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाने के बाद जिस प्लेट में या बर्तन में वो खाते थे, कचरा जो रहता था, जो भी झूठन है वो उठाकर उसमें रखते थे, और जो झूठन अच्छी होती उसको चाट के खाते थे। कहां हम चले गए? इस बात पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक आदमी, बहुत सारे लोग वहां पे, मैं बताना ताजाबाद शरीफ में बहुत सारे लोग न्याज कर रहे थे, लेकिन एक आदमी को मैंने देखा जो सच में दिल से खिदमत कर रहा था, और वो था इरशाद मौलाना। चाहे पानी की जरूरत हो, चाहे खाने की जरूरत हो, चाहे कहते मेडिसिन की जरूरत हो, या कहते मेडिकल के ट्रीटमेंट की जरूरत हो, जहां पे कहते भीड़ लगी तो उसमें रास्ता बनाना हो, मेहमान आ रहे तो उनका इस्तेकबाल करना हो, सारा काम बिना चप्पल से वो आदमी दौड़ दौड़ के कर रहा था। मैंने देखा कि उनके पैर में चलते, बिना चप्पल के चलते चलते पैर में गिट्टी चुभ गई, बड़ा जख्म हो गया। किसी को नहीं बोला, वो आदमी अपने हाथ से निकाल रहा और उसको क्या कर रहा, पोंछ रहा। किसी को बोलने को भी था अपना कैसा है, मेरी बात में मेरे को अगर थोड़ा सा मिला रहा है, जरा भैया उधर का मेरे पैर को लगा, तेरे को क्या मालूम, ऐसा नहीं, अपने हाथ से पोंछ रहा। जबरदस्ती पकड़े उनको, अच्छा किसी को हाथ मिला, जबरदस्ती पकड़ो, जबरदस्ती पकड़े और उनके हाथ का क्या जख्म साफ किया। ऐसा आदमी क्या नहीं दिया आदमी ने। आज वृद्धाश्रम बना डाला, ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा, जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे उसको फेलिसिटेट कर रहा, ब्लड डोनेशन के अंदर लोगों को खून पहुंचाता रहा, मेडिकल का काम कर रहा, एजुकेशन में काम कर रहा, सामाजिक सौदारी के लिए वो काम कर रहा है, वृक्षारोपण का काम कर रहा, नशाबंदी के खिलाफ कल वो आदमी नहीं करे। मैं बोलता हूं ऐसा आदमी अगर गैर मुस्लिमों के घर चलते इलाके में रहता ना, और गैर मुस्लिम के इसमें जमात में रहता या उनके समाज में रहता, तो आज तक वो कौम ने उसको सर हाथों के ऊपर बिठा दिया रहे। लेकिन हम कितना साथ दे रहे किसी का। अरे हम तो पॉलिटिशियन मत दो, हमारे कुछ ना कुछ मतलब है, हमारे शरीर का बुरा ही नहीं कोई। सबसे खराब काम कौन करते, हम। लेकिन जो अच्छे कर रहे हैं उसका तो साथ दो, क्यों उनका साथ नहीं दे रहे? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का नाम सुना ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पे हमला किया, तो मीर अब्दुल करीम ने उसका बहुत डट के चलते मुकाबला किया, मिस्र पे बहुत डट के मुकाबला किया। लेकिन नेपोलियन की सेना बहुत बड़ी थी, उनने आखिर किसी तरह मीर अब्दुल करीम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने उसके सामने लाया गया, और नेपोलियन ने उससे बोला कि करीम, तुमने बहुत अच्छा लड़ा, अपने देश के लिए तुम्हारे शरीर का बहादुर आदमी मैंने नहीं देखा लड़ने वाला, लेकिन तुमने मेरे सैनिकों को मारा है, इसलिए तुम्हारे को मारना मेरे को बहुत जरूरी है। लेकिन इतिहास मेरे को यह ना बोले कि मैंने ऐसे आदमी को सजा दिया जिसने अपने देश के लिए लड़ा हो, वो आदमी को मैंने सजा दिया, ये मैं नहीं चाहता। तो मेरे जो सैनिकों को तुमने मारे उसके बदले में खून बहा के इसमें तुम 10,000 सिक्के मेरे को दे दो, सोने के सिक्के दे दो, मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा। करीम ने बोला कि मेरे पास तो पूरा हार चुका हूं आपके सामने, मेरे पास 10,000 सोने के सिक्के नहीं है। लेकिन वो सिपा सालार थे, बड़े सैनिक थे,
तो लेकिन मेरे यहाँ के बाजार के बहुत सारे व्यापारियों पे बहुत सारा कर्जा है 1 लाख का। अगर आप मेरे को मौका देते तो मैं उनसे पैसे लाकर तुम्हारे को दे सकता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला ठीक है, तुम ये जाके कोशिश कर लो। मीर करीम बाजार गया, सैनिकों से घिरा हुआ, सलाखों से जकड़ा हुआ, और जिन जिन के ऊपर उसका कर्जा था व्यापारियों के पास गया और चिक चिक के बोलने लगा कि मेरे पैसे मेरे को वापस दे दो, अगर ये पैसे दे दोगे आप तो मैं कर्जा कल दे उसका खून बहा का 10,000 दे दूंगा। 1 लाख में से मांग रहा था, मैं मेरा दे दो कर्जा, मैं वो खून बहा का पैसा दे दूंगा और मेरी जान बच जाएगी। उन व्यापारियों ने बोला कि तुमने गलत लड़ाई लड़ी, तुम्हारी लड़ाई की वजह से हमारा पूरा कारोबार खत्म हो गया, हमारे को दर भटकना पड़ा, तुम नहीं लड़ते। हुआ क्या आखिर, तुम्हारे लड़ाई के बाद भी तो वो जीत गया। हुआ क्या आखिर, तुम्हारे लड़ाई के बाद भी वो जीत गया, उसका शासन तो आ गया, फिर तुम्हारे लड़के फायदा क्या। हम तुम्हारे पैसे नहीं देते। फिर उसको नेपोलियन बोनापार्ट के पास लाया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि करीम, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा कि तुमने मेरे सैनिकों को मारा, मैं तुम्हारे को इसलिए मार रहा हूं कि तुमने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जो खुदगर्ज थे, बुज़दिल थे, और ऐसे लोगों के लिए तुम अगर लड़ रहे हो तो तुम्हारा मरना जरूरी है। भाइयों, आज मौका है, कुछ लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, उनका साथ दे दो। बहुत वक्त खराब आने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला है कि कलते जो बिहार में एसआईटी जो हो रही है वो एनआरपी है। अगर तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारा कलते वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है या तुम्हारे पास जन्म के दाखिले नहीं है, तो कल जाके इस देश से सेकंड नेशनलिस्ट तुम्हारे को बना दिया जाएगा। तुम्हारे को ना पढ़ने का अधिकार रहेगा, ना बैंक से लोन मिलेगा, ना घर तुम्हारा रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड नेशन तुम्हारे को बना दिया जाएगा। ऐसे मौके पर अपने घर के ऊपर वो मुसीबत आने से पहले जो दूसरे लड़ रहे हैं उनका साथ देना शुरू करो। अगर अभी साथ नहीं दोगे तो लोग बोलेंगे तुम्हारी दास्तान अभी नहीं रही, दास्तान। अस्सलाम वालेकुम।